Hello everyone, this is Ashish Dwivedi and you are all welcome to today's video lecture. आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओड टू द वेस्ट विंड। ये एक ओड है, ओड फॉर्म ऑफ पोयम है जो कि लिरिकल पोयम होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को प्रेस किया करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, उसकी खूबियाँ बताते हैं। बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ओड इस तरह की फॉर्म होती है। लिखी किसके द्वारा गई है? लिखी गई है पीबी शैले के द्वारा। ओड टू द वेस्ट विंड इज अ लिरिक पोयम रिटन बाय पीबी शैले ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। द पोयम इज इन 5 कैंटोस एंड यूजेस द टेरजा रीमा राइम स्कीम। ओड टू द वेस्ट विंड ये एक किस तरह की पोयम है? लिरिक पोयम है। और कब लिखी गई है? रोमांटिक पीरियड में लिखी गई। कब लिखी गई है? रोमांटिक पीरियड में लिखी गई है। इसमें 5 कैंटोज हैं और इसकी जो राइम स्कीम है, जिस राइम स्कीम में लिखी गई है, वो राइम स्कीम कौन सी है? तेरजा रीमा राइम स्कीम है। शैले डिस्क्राइब द वेस्ट विंड एज ए पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रॉयज द ओल्ड लाइक डेड लीव्स एंड प्रिजर्व्स द न्यू लाइक सीड्स फॉर स्प्रिंग। इसमें क्या बताया गया है? वो बेसिकली इसमें वेस्ट विंड से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही उसकी पावर को दर्शा रहे हैं कि वो क्या करती है, जो सूखे हुए पुराने पत्ते हैं उनको एक ऐसे उखाड़ करके पेड़ों से या ऐसी जगह पे ले जाती है दूर, जैसे कि एक भूत या कोई गोस्ट किससे भाग रहा हो, जादूगर से भाग रहा हो, इस तरह से उठा कर ले जाती है। और उसके पास ये भी पावर रहती है कि वो दोबारा से न्यू लीव्स पेड़ में ला सकती है और नई पत्तियाँ उस विंड की वजह से नई नई पत्तियां पेड़ों पर आती हैं। ही प्रेज टू द विंड टू कैरी हिज थॉट्स एंड वर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक स्पार्क्स। वो विंड से क्या करते हैं? प्रे करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि जो उनके विचार हैं, जो उनके मनोभाव हैं, उनको क्या करें? स्पार्क्स की तरह। जो स्पार्क्स क्या होते हैं? स्पार्क्स आपने देखे होंगे, स्पार्कल्स होते हैं। हम चलाते हैं ना दीपावली वगैरह में, जो अनारदाना वगैरह ऐसे स्पार्कल्स निकलते हैं। तो उस तरीके से पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, वो कहाँ हो जाएं? फैल जाएं। द पोएम एंड्स विथ होप इन द फेमस लाइन, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और ये जो पोएम है ये एंड होती है एक बहुत ही फेमस लाइन से कि अगर विंटर आ सकता है तो क्या स्प्रिंग सीज़न दूर है? स्प्रिंग सीज़न क्या होता है? वसंत ऋतु। तो क्या वसंत दूर है? ये क्वेश्चन है जो लास्ट में रह जाता है और इसी के साथ हमारी पोयम एंड होती है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है पोएट के बारे में, जो कि अब हम देखेंगे। फुल नेम इनका था पारसी बैसी शैले, बॉर्न 4 अगस्त 1792 इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ? 4 अगस्त 1792 में इंग्लैंड में। डाइड 8 जुलाई 1822 इटली। इटली में ये क्या हो गए? इनकी डेथ हो गई। एक चीज़ लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो इनकी डेथ हुई वो हुई कैसे, है ना? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ सकता है। जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी समुद्र में डूबने से, ड्रॉन्ड इन सी। समुद्र में डूब गए थे। लिटरेरी एज कौन सी थी जब इन्होंने पोएट और पोएम्स को लिखा था? वो थी रोमांटिक पीरियड। नेशनैलिटी क्या थी? इंग्लिश था। ठीक है। प्रोफेशन क्या था? पोएट थे, राइटर थे, फिलोसफर थे। फेमस फॉर, ये फेमस किस लिए थे? लिरिक पोएट्री, ओड्स, रेडिकल आइडियाज़, लव फॉर फ्रीडम। ये सारी चीज़ें थी जिन्हें इन्होंने लिखा और इन्हीं के लिए फेमस हुए। की थीम्स इन पोएट्री, इन्होंने किन थीम्स पर अपनी जो सारी की सारी कविताएं हैं या मैक्सिमम कविताएं हैं वो किन थीम्स पर लिखी हैं? नेचर एंड इट्स पावर, जो हम अभी इसी में देखने वाले हैं। ये जो पोएम है ये हमें नेचर और उसकी पावर को दिखा रही है कि एक पावर है जो प्रिजर्वर भी है और जो डिस्ट्रॉयर भी है, जो प्रिवेंट भी करता है और जो मिटा भी सकता है। सेम दोनों खूबियाँ पावर नेचर में हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इमेजिनेशन, जिनमें क्या है? वो खुद की स्वतंत्रता और अच्छे विचार, कल्पनाओं पे लिखते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, राजनीतिक और सामाजिक न्याय वगैरह पे भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। लाइफ, डेथ, होप एंड रीबर्थ, और अभी हम इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे ज़िंदगी, मौत, आशा और नया जीवन। इन सारी जो थीम्स हैं इन पर इन्होंने क्या किया है? कविताओं को लिखा है। पर्सनालिटी ट्रेट्स, आइडियलिस्टिक, रिवीलियस, पैशनेट और इमेजिनेटिव। इनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो कैसे हैं? ये किस तरीके
के विचार वाले हैं, आइडियलिस्टिक हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, थोड़ा सा रिविलियस नेचर है, विद्रोह वाले भाव रहते हैं, पैसिनेट, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैसिनेट, और इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पनाएं कर सकते हैं और ये अपने कागज़ पर उसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसे विचार इनके दिमाग में आते हैं और ये हमें इनकी पोएम पढ़ने के बाद पता चलता है। इनके फेमस वर्क कौन कौन से हैं? एक तो यही जो हम पढ़ने वाले हैं, ओड टू द वेस्ट विंड, दूसरी प्रोमेथियस अनबाउंड, और टू आ स्काईलार्क एडनॉइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, इनके फेमस वर्क्स हैं। पोएटिक स्टाइल क्या है? इमोशनल, इमेजिनेटिव, रोमांटिक और सिंबॉलिक। ये किस स्टाइल में अपनी कविताओं को लिखते हैं? इमोशनल होती हैं इनकी कविताएं, इमेजिनेटिव होती हैं, रोमांटिक होती हैं और सिंबॉलिक होती हैं। कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? मेजर फिगर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री, इन्फ्लुएंस्ड लेटर पोएट विद द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, रिफॉर्म एंड नेचर। इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहा? जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री थी और कुछ पोएट से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए, और आइडियाज़, स्वतंत्रता की कुछ आइडियाज़, रिफॉर्म्स, नई चीज़ों को लाना, एंड नेचर और प्रकृति पर, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन सब में अपना योगदान दिया है। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन जो कि किसके बारे में था? पीवी शैले के बारे में। अब हम इस पोएम के हिस्टोरिकल, सोशल एंड पर्सनल बैकग्राउंड को देखेंगे। शैली रोड दिस पोएम इन 1819 रोमांटिक पोएट पीरियड। शैली ने इस पोएम को कब लिखा था? 1819 में। जब पीरियड कौन सा चल रहा था? रोमांटिक पीरियड चल रहा था। यूरोप वॉज फुल ऑफ पॉलिटिकल चेंज, रेवोल्यूशन एंड सोशल अनरेस्ट। जो यूरोप था उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस थे, रेवोल्यूशंस चल रहे थे, एंड सोशल अनरेस्ट, अगर देखा जाए तो सामाजिक तौर पर थोड़ी सी गतिविधियाँ सही नहीं चल रही थी। शैली फेल्ट एंग्री एट इनजस्टिस एंड वांटेड चेंज। और जो शैली थे उन्हें एक गुस्सा वाला विद्रोह, रिवेलियस नेचर उनका था ही, तो गुस्सा थी और उनको इनजस्टिस पर गुस्सा आया और वो एक चेंज चाहते थे। तो ही रोट इट वाइल लिविंग नियर द सी इन इटली। और उन्होंने इस पोएम को जब लिखा जब वो कहाँ रहते थे? इटली के पास रहते थे। इट वॉज थिंकिंग अबाउट द नेचर, लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग। ही वॉज थिंकिंग अबाउट नेचर, लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग। और वो किस बारे में सोच रहे थे? नेचर के बारे में, लाइफ के बारे में और ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में। तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। सेंट्रल थीम एंड मैसेज, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, मैसेज क्या है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? सो द पावर ऑफ नेचर, पहला तो हमें इसकी नेचर की पावर का पता चलता है। विंड, वेस्ट विंड कैन डिस्ट्रॉय एंड गिव लाइफ। जो पश्चिमी हवा है वो क्या करती है? डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और हमें मतलब पेड़ों को, चीज़ों को जीवन भी देती है। ये पोएम थोड़ा सा टफ है, जब आप इसको ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि ये पोएम लिटरली में थोड़ी सी टफ है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसको मैंने बहुत ही तरीके से टुकड़ों में तोड़ कर इतना समझाने की कोशिश की है कि आपको एक जनरल आइडिया और पोएम लगभग समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, पोएम को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और पूरा जो ये पीडीएफ डिज़ाइंड है वो पूरी तरीके से इसी तरह से जो एग्ज़ाम हम यूपीएलटी ग्रेड का आने वाला है उस पर बेस्ड ही डिज़ाइन की हुई है। इसके ह्यूमन होप एंड रीबर्थ, और कौन सी है? होप और रीबर्थ। आफ्टर विंटर स्प्रिंग न्यू लाइफ कम्स। जब इतना तेज़ विंटर रहता, ठंडी रहती, वो ख़त्म होगा, जो कि हार्ड टाइम्स के तरह देखा जाता है। और जब ये आ गया तो इसके बाद में स्प्रिंग भी आ ही जाएगी, जिसमें नई नई पत्तियाँ होंगी, अच्छे सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी। ह्यूमन कनेक्शंस, शैली वांट टू स्प्रेड हिज आइडियाज़ लाइक द विंड स्प्रेड सीड्स। और वो अपने आइडियाज़ को इस तरीके से बिखेरना चाहते हैं जैसे लगता है कि जो विंड है उसने बीजों को बिखेर दिया हो। मैसेज, इवन इन ट्रबल चेंज एंड होप आर पॉसिबल। तो जब इतनी सारी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी एक चीज़ है, एक चेंज है जो कि हो सकता है इस पोएम की वजह से और इन चीज़ों की वजह से जो शैली उस टाइम पर लिख रहे थे। इस पोएम का स्टाइल, स्ट्रक्चर, फॉर्म, मीटर एंड राइम स्कीम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं इसके सारे जो टर्मोलॉजीज़ हैं इंग्लिश लिटरेचर के
वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो स्टाइल, इसका स्टाइल क्या है? रोमांटिक, इमोशनल एंड पर्सनल स्टाइल है, ठीक है। फॉर्म क्या है? ओड है, पहले ही बताया है। एक प्रेज, ओड कैसी पोयम होती है जो कि प्रेज करती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेज किसको किया जा रहा है? वेस्ट विंड को, पश्चिमी हवा को। लिरिकल पोयम है। स्ट्रक्चर है 5 कैंटोस हैं, 5 कैंटोस हैं जो कि सेक्शंस में डिवाइड हैं। हर कैंटो में 14 लाइन्स हैं, मतलब एक सोनेट है। सोनेट कितने लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की होती है। इसकी भी अगर आपको डिटेल वैसे शायद दे दी होगी, नहीं तो इसकी भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जब हम उसमें पूरा जो टर्मोलॉजीज हैं उसको पढ़ेंगे। मीटर मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर, जो इसकी मोस्टली लाइन्स है वो किस में लिखी हुई हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में, क्योंकि सॉनेट्स भी मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी हुई होती हैं। राइम स्कीम, राइम स्कीम इसकी कौन सी है? टेर्जा रीमा, ABA BCB CDC, ऐसा ये एक सीरीज चल रहा है पूरा। टोन, मूड एंड डिक्शन, इसका टोन कैसी है? सीरियस एंड पैसिनेट, अर्जेंट है। मूड कैसा है? पावरफुल, इमोशनल एंड होपफुल है। डिक्शन कैसा है? सिंपल वर्ड्स मिक्स विद द पोएटिक इमेजिनरी वर्ड्स। कैसी चीज़ों में फिरोया हुआ है? शब्दों का जाल, बेसिकली उससे मतलब है। इमेजिनरी, सिम्बॉलिज्म एंड पोएटिक डिवाइसेस। विंड, विंड सिंबल ऑफ पावर। विंड को क्या माना गया है? एक सिंबल पावर का, चेंज एंड फ्रीडम, जो कि बदलाव करेगी, जो कि स्वतंत्र होगी, है ना। लीव्स एंड सीड्स, डेथ एंड रीबर्थ, स्टॉर्म्स, लाइफ स्ट्रगल्स एंड चेंजेस, डिवाइसेस, मेटाफर। विंड एज ए डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्व, विंड को क्या माना गया है? विंड को डिस्ट्रॉयर भी माना गया है, जो कि क्या करती है? पुराने पत्तों को, जो कि येलो कलर के हैं, है ना, उन सारों को कहाँ ले जाती है? उन सभी को उड़ा करके दूर कहीं ले जाती है, ज़मीन पे बिखेर देती है, विंटरी परत पर बिखेर देती है। और फिर नई चीज़ों को, जब स्प्रिंग आती है, वही हवा स्प्रिंग लेकर आती है और उसमें नई नई पत्तियाँ आती हैं पेड़ों पर। सारा कुछ अच्छा सा माहौल दिखता है ना। एलिट्रेशन, इमेजिनरी एंड एपस्ट्रॉफी, टॉकिंग टू विंड। तो ये थे हमारे जो डिवाइसेस थे, ठीक है। मेटाफर, विंड एज ए डिस्ट्रॉयर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, है ना। जब हम लाइक और एज का यूज़ किए बिना किन्हीं दो चीज़ों का या किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पर क्या होता है? मेटाफर। सिमिली क्या होता है? जब हम लाइक एज का यूज़ करके कंपैरिजन कर रहे हो। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स को किसी लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ दी जा रही हो। एलिट्रेशन क्या होता है? किसी एक वर्ड का या कॉन्सोनेंट शब्द का बार बार रिपीट होना। ये सारी चीज़ें हैं पोएटिक डिवाइसेस। philosophical, moral and universal ideas. Life has cycles, death, rebirth, nature is power and human depends on it. Even in bad times, hope and change. ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। Critical appreciation and scholar viewpoint, comparison with the poet and other work, comparison किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ लेनी है। और अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट हर कैंटो को हम समझेंगे। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। और हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। सो कैंटो 1। इन कैंटो 1 द पोएट टॉक्स टू द वाइल्ड वेस्ट विंड। इन कैंटो 1 में क्या करते हैं? पोएट बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? वाइल्ड वेस्ट विंड से बात कर रहे हैं। जो पश्चिमी हवा है, जो जंगली पश्चिमी हवा है, उससे वो बात कर रहे हैं। द विंड ब्लोस अवे द डेड ऑटम लीव्स लाइक लुक लाइक सिक पीपल और गोस्ट। जो विंड है वो क्या करती है? जो ऑटम की लीव्स हैं, जो पतझड़ वाली पत्तियां हैं, है ना, जो सूखी हुई पत्तियां हैं, उनको इस तरीके से उड़ा कर ले जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी बीमार इंसान या किसी भूत को उड़ा दिया गया हो या हटा दिया गया हो। दीज लीव्स आर कैरीड टू देयर विंटर ग्रेव। और इनको कहाँ ले जाया जाता है? इनको ले जाया जाता है उनके विंटरी ग्रेव पर। एक ठंडी जो ग्रेव क्या होती है? ग्रेव समाधि। ग्रेव क्या होती है? ग्रेव, ग्रेव का हिंदी मीनिंग समाधि या कब्र, सॉरी कब्र। दीज लीव्स आर कैरीड टू देयर विंटर ग्रेव। वो कहाँ ले जाई जाती हैं? उनकी ठंडी कब्र में इन लीव्स को ले जाया जाता है। द विंड ऑल्सो कैरी सीड्स विच स्लीप अंडर द ग्राउंड लाइक डेड बॉडीज। और जो बीज इनके साथ में ले जाती है उनको सुला देती है। कहाँ सुला देती है? ज़मीन के अंदर। ऐसे जैसे हम डेड बॉडीज़ को बरीड कर दिया करते हैं, डेड बॉडीज़ को कब्र में ढक दिया करते हैं, ऐसे वो सीड्स को सुला देती है। दे वेट फॉर स्प्रिंग टू कम एंड गिव देम न्यू लाइफ। और वो वेट कर रहे हैं। कौन वेट कर रहे हैं? सीड्स।
सीड्स वेट कर रहे हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आएगा, वर्षा होगी, तब हम क्या करेंगे, फिर से ग्रो करेंगे. सो द विंड इज नॉट ओनली अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द ओल्ड बट ऑल्सो ए प्रिजर्वर ऑफ द न्यू. तो इसीलिए कहा गया है कि जो पश्चिमी हवा है वो सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो क्या है, वो एक नई जिंदगी भी दे रही है, क्योंकि उसी की वजह से स्प्रिंग आएगा और नए पेड़ पौधे दोबारा से जन्म लेंगे. ठीक है, चलो लाइन 1 to 3. ओ वाइल्ड बेस्ट विंड, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghost from an enchanted fleeing. सिंपल इंग्लिश में इसको समझाया गया है. द पोएट सेज ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. पोएट क्या कह रहे हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, उसको संबोधित कर रहे हैं. यू आर द ब्रेथ ऑफ ऑटम. तुम क्या हो, तुम ऑटम, तुम उस ऑटम सीजन की ब्रेथ हो, तुम स्पिरिट हो, तुम आत्मा हो. यू ब्लो अवे द डेड लीव्स लाइक गोस्ट रनिंग फ्रॉम अ मैजिशियन. तुमने इस तरीके से उन पत्तियों को, उन डेड लीव्स को, उन पीली पत्तियों को उड़ा दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत किसी जादूगर से भाग रहा हो, है ना. इमेजिनेशन देखो पोएट का, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत किसी जादूगर से भाग रहा हो. येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये क्या है, कलर है, किस चीज का, पत्तियों का. येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, पिस्टलाइन स्ट्रीकिंग, पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स, ओ दाउ यू चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड. मैंने बोला है ये पोएम थोड़ी सी समझने में टफ है, इसके जो वर्ड्स हैं वो भी बोलने में टफ हैं, प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ा सा अजीब लगेगा. जब आप इसको पढ़ने को बैठेंगे ना तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने इसको इतने सिंपल तरीके से फिरोया है और इतने आराम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप PDF के थ्रू ही इसको समझ पाएँ. सो क्या है, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, पेस्टिलेंस स्ट्रीकिंग्स मल्टीट्यूड्स, ओ दाउ हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री वेड. इसको हम सिंपल इंग्लिश में क्या समझें, द लीव्स आर येलो ब्लैक पेल एंड रेड. ये क्या है, जो पहली लाइन है वो कलर है, क्या है, कलर है, किसके, लीव्स के. द विंड कैरीज देम टू देयर विंट्री बेड द ग्राउंड. वो कह रहे हैं कि जो विंड है वो उनको कहाँ ले जाती है, उनकी ठंडी कब्र में ले जाती है, उनके बेड पर ले जाती है, और जाकर के क्या करती है, ऐसा लगता है जैसे उनको दफना दिया गया हो और सुला दिया गया हो. The winged seeds where they lie cold and low, each like a corpus within its grave, until thine azure sisters of the spring shall blow. The wind also carries seed. Wind क्या ले जाती है, wind अपने साथ seeds भी ले जाती है, बीज भी ले जाती है. They rest under the soil like dead bodies in grave. और वो क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सॉयल के अंदर. ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडीज को ग्रेव्स में दफन कर दिया गया हो. इस तरीके से वो ठंडी कब्र पर, ठंडी जमीन पर, ठंडे ग्राउंड पर, विंटर के सीजन पर जो पश्चिमी हवा है वो बीज को ले जाती है और वहां पर सुला देती है. Until spring comes and wakes them. और तब कब तक के लिए, जब तक स्प्रिंग आएगी और उनको जगाएगी. ये हुआ हमारी 9 लाइन तक का एक्सप्लेनेशन. लाइन 10 to 12. हर क्लैरियन ओ आर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल driving sweets bud like flocks of feed in air with living hues and odors plain and hill. When spring arrives she blows her trumpet. जब स्प्रिंग आती है, जब वसंत ऋतु का सीजन आता है तो वो क्या करता है, वो जोर से अपनी ट्रम्पेट को बजाता है. द अर्थ वेक्स अप. और जो जमीन है वो क्या होती है, जाग जाती है, या जमीन को वो जगा देती है. एंड फ्लावर्स ब्लूम्स एवरीवेयर. और जो फूल होते हैं वो सभी जगह क्या होते हैं, खिल जाते हैं, सभी जगह खिल जाते हैं. द लैंड एंड हिल फिल विद द कलर्स एंड स्वीट स्मेल्स. और जो लैंड होती है, जो जमीन होती है वो हर जगह कलर्स से भर जाती है ना, कलर से भर जाती है
और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू फूलों की एक चारों तरफ फैलने लगती है। इमेजिनेशन देखो, वसंत ऋतु के आगमन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? वसंत ऋतु के आगमन की। कि जब भी वसंत ऋतु आती है वो अपना ट्रम्पेट बजाती है, अर्थ को जगा देती है, और उसके बाद जो उसके फूल हैं वो चारों तरफ क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं। जो पूरी लैंड है वो कलरफुल फूलों से भर जाती है, और क्या होता है? बहुत अच्छी अच्छी खुशबू फैल जाती है। वाइल्ड स्प्रिट which art moving everywhere destroyed and preserver here oh here। इसमें क्या है? द पोएट कॉल्स द विंड अ वाइल्ड स्पिरिट। वो क्या कह रहे हैं? वो एक आत्मा कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? विंड को, जो पश्चिमी हवा है, जो पश्चिमी, यहाँ पे बात पश्चिमी हवा की हो रही है, जो अपने साथ चीज़ों को लेकर आती है, जो वसंत ऋतु को लेकर आती है, उसको क्या कह रहे हैं? वो एक आत्मा कह रहे हैं। इट डिस्ट्रॉय डेड लीव्स, जो कि क्या करती है? डेड लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बट ऑल्सो सेव्स द लाइफ सीड्स ऑफ स्प्रिंग ही आस्क्ड द विंड टू लिसन टू हिम। और वो क्या करती है? नई जिंदगी भी देती है, क्योंकि जब वसंत ऋतु आएगी तो जो बीज दबे हुए हैं जमीन के अंदर, जिनको उसने सुला दिया था, वो क्या हो जाएंगे? जग जाएंगे। और ही आस्क्ड द विंड टू लिसन टू हिम। और वो क्या कह रहे हैं? वो विंड से कह रहे हैं कि तुम मुझे सुनो। यहाँ पे होता है हमारा कैंटो 1 खत्म। और इसका हमें छोटा सा, जो इससे हमें फुल आइडिया क्या मिलता है कि द वेस्ट विंड ब्लोज अवे डेड लीव्स एंड कैरी सीड्स टू द ग्राउंड। जो वेस्ट विंड है, जो पश्चिमी हवा है, वो क्या करती है? लीव्स को और सीड्स को जमीन पर जाकर के दफन कर देती है। इन स्प्रिंग दो सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। और बाद में क्या होता है? जो वो सीड्स हैं वो नए पौधों की तरह नए पौधों में तब्दील होकर के जमीन से बाहर निकल आते हैं। द विंड डिस्ट्रॉय द ओल्ड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द न्यू। जो विंड है उसने क्या किया? पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि लीव्स को ले गई, है ना। और नई चीजों को उसने क्या किया? एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द न्यू। और जो नई चीजें हैं उनको उसने ऊपर आने में मदद की। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पश्चिमी हवा है, जो वेस्ट विंड है, वो एक प्रिजर्वर भी है, एक प्रोटेक्टर भी है, और एक डिस्ट्रॉयर भी है। ओके। हाँ, अब हम चलते हैं अपने कैंटो 2 की तरफ। इन कैंटो 2 द पोएट टॉक्स अबाउट द स्टॉर्मी क्लाउड्स एंड द वेस्ट विंड्स मूव अक्रॉस द स्काई। कैंटो 2 में पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं? स्टॉर्मी क्लाउड्स के बारे में। जो खतरनाक बिजली कड़कते हुए बादल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। द वेस्ट विंड मूव अक्रॉस द स्काई। और जो ये पश्चिमी हवा है, ये पूरी स्काई में, पूरे आसमान में, पूरे बादलों में क्या कर रही है? घूम रही है, फैल गई है। द क्लाउड लुक लाइक डेड लीव्स एंड वाइल्ड एयर फ्लाइंग इन द एयर। और जो क्लाउड है वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे डेड लीव्स पूरी तरीके से क्या हो रहा हो? हवा में घूम रही हो। दे ब्रिंग रेन लाइटनिंग एंड हेल। वो क्या ला रहे हैं? वो ला रहे हैं क्या? बरसात और लाइटिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, एंड हेल, अपने साथ ओले ला रहे हैं। द स्टॉर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कवरिंग द स्काई लाइक ए ह्यूज स्टॉर्म। और जो क्लाउड्स हैं, जो स्टॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, पावरफुल है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने क्या किया हो? अपना महल के ऊपर टॉम्ब रहता ना, गुम्बद जिसको बोलते हैं, वो बना लिया हो। जो बादल इतने खतरनाक, इतने स्ट्रांग और इतने पावरफुल लग रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने आसमान में क्या कर दिया हो? बहुत ही बड़ा एक टॉम्ब क्रिएट कर दिया हो, एक गुम्बद बना दिया हो। द पोएट सेज द स्टॉर्म इज लाइक अ फनरल सॉन्ग ऑफ डाइंग ईयर। पोएट क्या कहते हैं कि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो कैसा लग रहा है? एक शांत, जो एक सॉन्ग रहता है ना, जो किसी की मृत्यु के, देहांत के टाइम पर गाया जाता है, ऐसा सॉन्ग लग रहा है ना, ऐसा सॉन्ग लग रहा है। जो स्टॉर्म है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? एक सॉन्ग की तरह, जो कि कहाँ गाया जाता है? जब किसी का देहांत हो जाता है। ही कॉल्स द विंड टू लिसन टू हिम एंड होप्स फॉर इट्स पावर। और उसने क्या किया है? विंड को बुलाया है कि तुम मुझे सुनो, और एक आशा बांधी है उसकी पावर से, उसकी पावर को दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी सी टफ है ये पोयम, बट समझनी तो पड़ेगी, है ना। सो थाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द 1 to 3rd लाइन, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, loose clouds like earth decaying leaves are said shook from the tangled boughs of heaven and ocean। the poet says, poet क्या कह रहे हैं? विंड, फिर से वो यहाँ पर विंड को संबोधित कर रहे हैं। इन द स्टॉर्मी स्काई यू मूव्स द क्लाउड। तुम इस स्टॉर्मी, इस तूफान में क्या कर रही हो? इन जो बादल हैं, जो बादल छाए हुए हैं, इनको क्या कर रही हो? घुमा रही हो।
These clouds are like dead leaves falling from the trees of the sky and sea। और ये क्लाउड्स ऐसे लग रहे हैं जैसे ये क्या हो रहे हों, एक डेड लीव्स की तरह हो, मुरझाई झड़ी हुई पत्तियों की तरह हो, जो कि कहाँ गिर रहे हैं, फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से गिर रहे हैं, कहाँ पर, ऑफ द स्काई एंड सी, जो कि समुद्र में गिर रहे हैं। दीज क्लाउड्स आर लाइक द डेड लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज ऑफ द स्काई एंड सी, जो कि कहाँ, समुद्र से और आसमान से पेड़ों की पत्तियों की तरह गिर रहे हैं। एंगल्स ऑफ द रेन angles of the rain and lightning, there are spread on the blue surface of thin airy surge like the bright hair uplifted from the head। The clouds bring rain and lightning। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, वो क्या ला रहे हैं, रेन ला रहे हैं, है ना, बरसात ला रहे हैं, बिजली ला रहे हैं, कड़कती हुई जो बिजली रहती है वो ला रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे तूफान की बात हो रही है ना, तूफान, जो तूफान है, जो बादल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो ये स्टैंजा थोड़ा सा टोन को शिफ्ट कर रहा है ना। प्रॉब्लम्स, द क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड लाइटनिंग, जो क्लाउड है वो क्या ला रहे हैं, रेन ला रहे हैं, लाइटनिंग ला रहे हैं। दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ब्लू स्काई लाइक हेयर फ्लाइंग इन द एयर, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे किसी के बाल हवा में फैल रहे हों या लहरा रहे हों। किस तरीके से फैल गए हैं, वो जो बादल हैं वो इस तरीके से आसमान में, नीले आसमान में फैल गए हैं जैसे किसी के बाल पूरे एयर में फैल रहे हों या लहरा रहे हों। नाउ 7 to 9 लाइन। Of some fierce meaned even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the lock of the approaching storm thou dirge। The cloud looked like the wild air of the woman dancing in madness। जो बादल हैं, जो बादल छाए हुए हैं, वो कैसे लग रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी औरत के बाल क्या कर रहे हों, डांसिंग कर रहे हों, डांस कर रहे हों मैडनेस में। फ्लाइंग फ्रॉम द हॉरिजन अप टू द टॉप ऑफ द स्काई, जो कि कहाँ हो, पूरे टॉप ऑफ द स्काई, सबसे ऊंचे आसमान पर क्या हो रहे हों, लहरा रहे हों, उड़ रहे हों। दे सो दैट अ बिग स्टॉर्म इज कमिंग, और ये क्या, किस चीज़ का संदेशा दे रहे हैं, कि बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ वास्ट sepulture vaulted with all thy congregated might। The storm is like sad music for the dying ear। The night sky becomes like a big tomb covered with the dark power of clouds। जो storm है, जो तूफान है, वो कैसा लग रहा है, एक सैड म्यूजिक की तरह लग रहा है, जो कि क्या है, डाइंग ईयर का है। ठीक है। द नाइट स्काई बिकम्स लाइक अ बिग टॉम, जो रात्र की, ये जो रात्रि में जो आकाश है वो कैसा समझ में आ रहा है, जैसे वो बहुत ही बड़ा टॉम्ब बना लिया हो, उसने अपना ही बहुत बड़ा गुम्बद क्रिएट कर लिया हो। कवर्ड विद द डार्क पावर ऑफ क्लाउड्स, जो कि किससे कवर्ड है, पूरा काले बादलों से कवर किया हुआ है, काले बादलों का एक गुम्बद तैयार कर लिया है। ऑफ वेपर फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल ब्रस्ट ओ हियर। इन लाइन्सों में क्या कहना चाहते हैं पोएट, फ्रॉम दीज हैवी क्लाउड्स विल कम ब्लैक रेन, और ये जो हैवी क्लाउड्स हैं, जो इतने सारे बादल आसमान में छाए हुए हैं, ये क्या लाएंगे, ये अपने साथ वर्षा लाएंगे, अपने साथ लाइटनिंग लाएंगे, अपने साथ ओले लाएंगे। द पोएट अगेन आस्क्स द विंड टू लिसन टू हिम, और जो पोएट हैं वो बार बार हवा से क्या कह रहे हैं, कि तुम मुझे सुनो, या हवा से पुकार कर रहे हैं। सो कैंटो सेकंड का फुल आइडिया हम इसमें समझेंगे। इन कैंटो सेकंड द वेस्ट विंड ड्राइव्स द स्टॉर्म क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई, जो इस सेकंड में है उसमें जो वेस्ट विंड है, जो पश्चिमी हवा है, वो ड्राइव्स करती है, क्या करती है, पूरे में जो तूफान है, तूफान और बादलों को आसमान में घुमा रही है। द क्लाउड लुक लाइक द डेड लीव्स एंड लाइक द वाइल्ड हेयर, जो आसमान में बादल हैं वो कैसे लग रहे हैं, बहुत ही घने, वाइल्ड, जंगली हेयर की तरह और डेड लीव्स की तरह लग रहे हैं। दे ब्रिंग रेन, वो क्या लाते हैं, रेन लाते हैं, लाइटनिंग लाते हैं, एंड हेल, जो कि
ओले लाते हैं। द स्टॉर्म इज़ लाइक अ फनरल सॉन्ग फॉर द डाइंग ईयर, और जो स्टॉर्म है, जो वो तूफान है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के देहांत में गाया हुआ क्या हो, सॉन्ग हो। नाउ वी विल मूव टू अवर कैंटो 3। इन कैंटो 3 द पोएट टॉक्स अबाउट द वेस्ट विंड मूविंग ओवर द सी। अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो पश्चिमी हवा है वो किसके ऊपर घूम रही है, समुद्र के ऊपर घूम रही है। इट वेक्स द मेडिटेरियन सी फ्रॉम इट्स काम समर स्लीप, और वो क्या कर रही है, वो जगा रही है, किसको जगा रही है, मेडिटेरियन सी को। सी जो है एक समुद्र है, मेडिटेरियन सी है, उसको क्या कर रही है, जगा रही है, क्योंकि वो कहाँ है, वो अपनी गर्मी की आरामदायक नींद में सोया हुआ है। अंडर द वाटर ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स आर कवर्ड विथ ब्लू मॉस एंड फ्लावर्स, और एक टावर्स के अंदर क्या है, कवर्ड है ब्लू मॉस एंड फ्लावर्स। इवन द अटलांटिक ओशियन फील्स द विंड एंड ओपन्स इट्स वे फॉर इट। द सी प्लांट्स and underwater forests shake and drop their leaves when they hear the wind. The wind shows that the wind is so powerful that even the ocean respond to it. और इसके बाद क्या होता है, जो अटलांटिक ओशियन है, फील्स द ओपन इट्स वे फॉर इट, वो भी अपने क्या कर देता है, अपने दरवाजे खोल देता है, किसके लिए, उस विंड के लिए। द सी प्लांट्स एंड अंडर वाटर फॉरेस्ट शेक एंड ड्रॉप देयर लीव्स व्हेन दे हियर द विंड। वो क्या करते हैं, जो अंडर वाटर लीव्स है वो भी अपने जो लीव्स हैं उनको क्या कर देते हैं, झड़ा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, जब ये क्या करते हैं, जब वो विंड को आते हुए देखते हैं। ये एक पूरा इमेजिनेशन चल रहा है पोएट का, ठीक है। द पोएट शोज दैट द विंड इज सो पावरफुल, और इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसमें पोएट जो पीबी शैले हैं दिखाना चाह रहे हैं कि विंड जो है वो कितनी पावरफुल है ना, कि एक समुद्र है उसको रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है, एक समुद्र है उसको भी रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है इस विंड को। तो यहाँ पे पावर ऑफ विंड दिखाया जा रहा है ना। 1 2 3 लाइन। Thou who didst wakens from his summer dreams, the blue Mediterranean, where he lay lulled by the coil of his crystalline streams. The poet says, poet क्या कहते हैं, O wind, you woke the Mediterranean sea from his summer sleep. तुमने क्या कर दिया, तुमने जगा दिया है, मेडिटेरियन सी को जगा दिया है, जो कि वो क्या कर रहा था, बहुत ही काम समर स्लीप ले रहा था, गर्मी की नींद में था, जो गर्मी में आराम से नींद ले रहा था शांति की, तुमने उसको क्या किया है, जगा दिया है। द सी वॉज लेइंग काम क्वाइटली मूविंग इन इट्स ब्लू वेव्स, जो कि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा आराम से लेटा हुआ था, शांति से लेटा हुआ था, और क्वाइटली मूव कर रहा था। कैसा मूव कर रहा था, अपनी ब्लू वेव्स में लहर ले रहा था, है ना। उसको तुमने क्या कर दिया है, जगा दिया है। 4th to 6th लाइन। बिसाइड अ प्यूमाइस आइल्स ऑफ बे एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स quivering within the waves intenser day. Near the island of Bay, the sea saw old places and towers shining and moving under the clear water like a dream. अब इसमें क्या कर रहे हैं कि एक आइलैंड है ना, एक टापू है, बे, जिसको क्या कहते हैं, बे, है ना। द सी सॉ ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, जो सी है, जो समुद्र है, वो क्या कर रहा है, वो ओल्ड प्लेसेस को देख रहा है, टावर्स को देख रहा है, जो कि शाइन कर रहे हैं, मूविंग अंडर द क्लियर वाटर, जो कि कहाँ कर रहे हैं, अंडर द वाटर मूव कर रहे हैं, लाइक इन अ ड्रीम, जैसे वो कहाँ हूँ, स्वप्न में हूँ, है ना। ऑल ओवर विद द ऑर्ग्यू मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम थाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल्स पावर। Those building under the sea which covered with the blue moss and sweet flowers, उन बिल्डिंग्स की बात हो रही है जो कि कहाँ है, एक समुद्र के अंदर है, समुद्र में कवर्ड है, पूरा इमेजिनेशन चल रहा है। सो ब्यूटीफुल दैट वन कुड फेंट सीइंग देम, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, है ना, जो उनको देख रहा है। द पोएट सेज, ओ विंड, इवन द अटलांटिक ओशियन ओपन इट्स वे फॉर यू। पोएट कह रहे हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है, तुमने जगाया किसको है, मेडिटेरियन सी को, लेकिन अटलांटिक ओशियन ने भी तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है कि तुम आ सकती हो। क्लीव देमसेल्फ इनटू द चास वाइल फॉर बिलो द सी ब्लूम्स and the oozy woods which bear the sapless foliage of the ocean know. The Atlantic waters parts into the deep chasm for the wind to pass. अटलांटिक ओशियन ने क्या किया है, अपना विंड के लिए रास्ता छोड़ दिया है ताकि वो उसमें क्या कर सके, पास कर सके, उसके थ्रू
गुजर सके। फॉर बिलो द सी प्लांट्स एंड स्ट्रेंज अंडर वाटर वुड्स फील द वॉइस ऑफ द विंड। और जो उस समुद्र के नीचे पेड़ हैं, पत्तियां हैं, पौधे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब फील कर पा रहे हैं, उस विंड की आवाज को सुन पा रहे हैं। पोएट का इमेजिनेशन देखो। फॉर बिलो द सी प्लांट्स एंड स्ट्रेंज अंडर वाटर वुड्स फील द वॉइस ऑफ द विंड। जो नीचे उस समुद्र के नीचे हैं, वो जो प्लांट है, जो लकड़ियां हैं, जो चीज़ें हैं, जो जंगल हैं, जो भी चीज़ें हैं उस समुद्र के नीचे, वो सब क्या कर रहे हैं, विंड की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। ताई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद द फियर एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्फ ऑन ओ हियर। These sea plants grow pale with fear, shake and drops their leaves when they hear the voice of the wind। और ये जो सी प्लांट्स हैं, जो समुद्र के नीचे प्लांट्स हैं जो कि ग्रो हैं, वो कैसे हो चुके हैं, पेल, है ना, पीले कलर के, जो कि पतझड़ में नहीं जैसे पत्तों का कलर हो जाता वैसा कुछ, जो कि क्या है, डर रहे हैं, सेक हैं, और उन्होंने अपनी पत्तियों को क्या कर दिया है, झड़ा दिया है, पत्तियों को गिरा दिया है। When they hear the voice of wind, जब उन्होंने उस विंड की आवाज को सुना है। विंड की आवाज को क्या सुना है, यहाँ पे एक इमेजिनेशन है कि जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो ये सारी चीजें घटित हो रही होती हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जैसे ही विंड की आवाज को सुना है, अपनी लीव्स को ड्रॉप कर दिया है। अगेन द पोएट सेज, ओ विंड लिसन टू मी। और फिर से पोएट कहते हैं कि ओ विंड तुम मुझे सुनो। सो कैंटो थर्ड का फुल आइडिया था, द वेस्ट विंड वेक्स द मेडिटेरियन सी। जो वेस्ट विंड है, जो पश्चिमी हवाएं हैं, उन्होंने क्या किया है, मेडिटेरियन सी को जगा दिया है, जो कि एक बहुत ही गर्मी की नींद में शांति से सोया हुआ है ना। अंडर द वाटर देयर आर द ओल्ड प्लेसेस कवर्ड विद द मॉस एंड फ्लावर्स। और उस पानी की सतह पर, पानी के नीचे क्या है, ओल्ड प्लेसेस हैं, कुछ प्लेसेस हैं जो कि पानी से पूरी तरीके से कवर्ड हुई हैं, फ्लावर्स। द अटलांटिक ओशन ऑल्सो फील्स द विंड। जो अटलांटिक ओशन है उसने भी उस विंड को, उस पश्चिमी हवा को फील किया है। एंड इट्स प्लांट सेक इन फियर। और जो उसके प्लांट्स हैं, जो उसके पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या हो गए हैं, उससे डर से कांपने लगे हैं कि अब वेस्ट विंड आ गई है। और उसी डर के मारे वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को झड़ा देते हैं। देखो कितना क्लियर कट इमेजिनेशन है पोएट का। कैंटो फोर्थ में क्या है, इन कैंटो फोर्थ द पोएट स्पीक्स टू द वेस्ट विंड पर्सनली। इसमें वो क्या कर रहे हैं, अब वेस्ट विंड से बात करेंगे पर्सनली। ही विशेस ही वर अ डेड लीफ, ए क्लाउड और ए वेव सो द विंड कुड कैरी हिम। अब वो यहाँ पर खुद के लिए एक दुआ कर रहे हैं कि काश मैं एक डेड लीफ होता, है ना। एक डेड लीफ मतलब एक झड़ी मरी हुई पत्ती होता, एक बादल होता, और ए वेव टू द विंड कुड कैरी हिम। और एक लहर होता जिसको वो क्या करती, विंड अपने साथ ले जा सकती। वो विश कर रहे हैं कि काश मैं एक मरी हुई पत्ती होता, मैं कोई आसमान बादल होता, या मैं कोई लहर होता जिसको वो क्या करते, अपने साथ ले जाती। इन चाइल्डहुड ही वॉज फ्री एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द विंड। वो अपने बचपन की बात करते हैं जब वो क्या थे, बहुत ज़्यादा फ्री थे और हवा की तरह स्ट्रॉन्ग थे। बट नाउ लाइफ पेन्स एंड द वेट ऑफ द टाइम हैव मेड हिम वीक। और अब वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, अब वो अपनी पर्सनल चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। कैंटो 4 के थ्रू वो अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, घटित हो रही हैं, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेचर्स के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक द विंड बट नाउ लाइफ फील्स पेन एंड वेट ऑफ टाइम हैव मेड हिम वीक। जो लाइफ, जो जिंदगी के पेन है, जो जिंदगी के दर्द हैं, और जो बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेट है, उसने उनको क्या कर दिया है, कमजोर बना दिया है। ही सेज ही इज फॉलिंग ऑन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ एंड ब्लीडिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो गए हैं, उन कांटों पर गिर गए हैं, जिंदगी के उन कांटों पर गिर गए हैं, और क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। द पोएट आस्क्ड द विंड्स टू लिफ्ट हिम अप अगेन एंड मेक हिम फील इट्स पावर। और वो भी आशा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, पश्चिमी हवा से, उस वेस्ट विंड से आशा कर रहे हैं कि तुम भी मुझे क्या करोगी, यहाँ से अपलिफ्ट करोगी, और मुझे क्या करोगी, इन चीज़ों से ऊपर उठा करके, और मुझे अच्छा फील कराओगी, है ना, और अपनी पावर का परिचय दोगी। अब वो यहाँ पर क्यों, क्योंकि वेस्ट विंड क्या कर रही थी अभी तक,
जो गिरी हुई पत्तियां थी, जो झड़ी हुई पत्तियां थी, उनको अपने साथ ले जा रही थी, जो वेव्स थी उनको ले जाती थी, जो क्लाउड्स थे उनको घुमा रही थी। तो उसका पावर दिखाया। अब उस पावर से वो कह रहे हैं कि इस नेचर की पावर मुझे भी इन चीज़ों से अपलिफ्ट कर पाए, ऊपर उठा पाए। जो ये उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो संघर्ष चल रहा है, जो पेन है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठा पाए। ठीक है, लाइन 1 2 3 कैंटो फोर्थ की लाइन है 1 2 3। इफ आई वर अ डेड लीफ थाउ माई टेस्ट बियर, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई with thee, a way to plant beneath thy power and share. The poet says, O wind, if I were a dead leaf, काश मैं एक झड़ी मरी हुई पत्ती होता, अ फास्ट क्लाउड एक तेज मूव करता हुआ बादल होता, और अ सी वेव एक समुद्र की लहर होता, यू कुड कैरी मी विथ योर पावर, तुम अपने साथ मुझे अपनी शक्ति से ले जा सकती या अपलिफ्ट कर पाती। द इम्पल्स ऑफ थाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री देन दाउ, O uncontrollable, if even I were as in my boyhood and could be, I would move with your strength. मैं तुम्हारी जो पावर है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसके साथ क्या कर पाता, चल पाता या उठ पाता। थ्रो नॉट एज फ्री एज यू, लेकिन मैं तुम्हारी तरह फ्री तो नहीं होता। इफ ओनली आई वर स्टिल लाइक आई वॉज इन माई चाइल्डहुड, लेकिन मैं ऐसा तो हो पाता जैसा मैं अपने बचपन में था, है ना। तो यहाँ पे वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो अभी वो इंटेंस फील कर रहे हैं, डीप फील कर रहे हैं, उस चीज़ को नेचर के साथ कनेक्ट करके हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काश मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ, तुम्हारी जो पावर है उसके साथ घूम पाता, उसके साथ जा पाता, या थ्रो नॉट एज फ्री एज यू, लेकिन मैं तुम्हारी तरह फ्री तो नहीं रह पाता क्योंकि तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इफ़ ओनली आई वर स्टिल लाइक आई वॉज इन चाइल्डहुड, लेकिन वो ये कर रहे हैं कि काश मैं उतना ही होता जैसा मैं अपने बचपन में था, क्योंकि बचपन में उन्होंने दिखाया ना कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। द कॉमरेड्स ऑफ थाई वंडरिंग ओवर द हेवन एज देन वेन टू द आउटसाइड द स्किल्ड द स्काई स्पीड sacred seems a vision I would never have striven. In those days I felt like your friend in the sky. उस टाइम पे मैं ऐसा फील करता था कि जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आसमान में मैं क्या हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। टू रन फास्टर देन यू डिड नॉट सीम्स इम्पॉसिबल, कि तुमसे ज़्यादा भी दौड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं लगता था। कब, बचपन के दिनों में, है ना। अब वो कब बात कर रहे हैं, अपने बचपन के दिनों की, अपनी जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर रहती है, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि इन दोज डेज आई फेल्ट लाइक योर फ्रेंड इन द स्काई, मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मैं तुम्हारा आसमान में क्या हूँ, दोस्त हूँ। तो रन फास्टर देन यू डिड नॉट सीम्स इम्पॉसिबल, मुझे तुमसे ज़्यादा तेज दौड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल काम नहीं लगता था। आई वुड नॉट बी प्रेइंग टू यू लाइक आई एम नाउ, आई वुड नॉट बी प्रेइंग टू यू लाइक आई एम नाउ, मैं ऐसा कोई भी प्रे नहीं करता कि जैसे मैं अभी हूँ। As thus with these in the prayers, as thus with these in the prayers in my sore need, oh lift me as a babe, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed now in my pain. अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। I pray to you, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, मैं तुमसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपने इस दर्द में तुमसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि ओ विंड, ओ हवा, लिफ्ट मी लाइक अ वेव, अ लीफ और अ क्लाउड, जैसे तुमने उस वेव को ऊपर उठाया, उस लीफ को अपने साथ ले गई, उन आसमान के बादलों को घुमाया। आई हैव फॉलन ऑन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ एंड आई एम ब्लीडिंग, कि मैं क्या हो गया हूँ, मैं इन कांटों पर, इन जिंदगी के कांटों पर गिर गया हूँ और मेरे शरीर से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है। A heavy weight of hours had changed and bowed one to like thee, timeless and swift and proud. Time has put a heavy weight on me. जो ये समय है, इसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वेट रख दिया है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट रख दिया है ना, बहुत वजन रख दिया। वजन से मतलब क्या होता है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रॉब्लम्स, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। सो टाइम हैज़ पुट अ हैवी वेट ऑन मी, जो समय है उसने मेरे ऊपर बहुत भारी वजन रख दिया है। इट हैज़ बेंट मी डाउन, उसने मुझको क्या कर दिया, नीचे झुका दिया है। वंस आई वॉज लाइक यू, बट एक टाइम था जब मैं तुम्हारी तरह था, वाइल्ड, फास्ट एंड प्राउड, जो कि क्या था, बहुत तेज था, बहुत खतरनाक था, और मुझे अपनी चीज़ों के ऊपर क्या था, अहम था। वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को
इस विंड के आज के नेचर से कि कभी मैं तुम्हारी तरह भी था, जब मैं कैसा था, बहुत तेज था, बहुत मेरे को खुद के ऊपर अहम था, लेकिन आज क्या है, इन जिम्मेदारियों ने, इन चीजों ने बोझ के तले उनको दबा दिया, उनको झुका दिया है। द पोएट विशेस ही वर अ लीफ। अब कैंटो फिफ्थ का फुल आइडिया हमें समझ में आया है कि जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक पत्ती की तरह होने की कामना कर रहे हैं, क्लाउड की तरह होने की कामना कर रहे हैं, और वेव सो द विंड कुड कैरी हिम, और वो एक लहर की तरह होने की कोशिश कर रहे हैं जो जिससे विंड उनको क्या कर पाए, ले जा पाए। इन चाइल्डहुड ही वॉज फ्री एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द विंड। जब वो बचपन में थे तो वो बहुत ज़्यादा फ्री थे, इधर उधर घूम सकते थे जैसी हवा घूम रही है ना, स्ट्रॉन्ग थे, वो हवा की तरह स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। बट नाउ लाइफ स्पेन एंड द वेट ऑफ टाइम हैव मेड हिम वीक। लेकिन अब क्या हुआ है, जो लाइफ पेन है, जो लाइफ की चीज़ें हैं, जो उनके ज़िंदगी में चीज़ें घटित हुई हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेट है उनकी तरफ, उसने उसको क्या किया है, कवि को वीक कर दिया है, कमज़ोर कर दिया। ही आस्क द विंड टू लिफ्ट हिम अगेन। और वो विंड से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मुझे क्या करो, फिर से उतना ही स्ट्रॉन्ग करो, और इन चीज़ों से जिनसे मैं नीचे दब गया हूँ, इनसे मुझे ऊपर उठाओ। नाउ दिस इज अवर लास्ट कैंटो फिफ्थ। In Canto Fifth, the poet asked the west wind to make him like a musical instrument. और जो कैंटो 5 है, इसमें पोएट क्या कर रहे हैं, वेस्ट विंड से कह रहे हैं कि मेक हिम लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मुझे क्या करो, मुझे एक संगीतमय यंत्र की तरह बना दो। लाइक द फॉरेस्ट इज, जैसा एक क्या है, जंगल है। ही वॉन्ट्स द विंड टू कैरी हिज थॉट्स एंड वर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक अ ड्राई लीव्स और स्पार्क्स। जैसे विंड ने क्या किया था, जो ड्राई लीव्स थी, जो सूखी पत्तियां थी, उनको उड़ा करके ले गई थी, है ना, स्पार्क की तरह बिखेर दिया था पूरी जीवन में, पूरे ग्राउंड पर, है ना, पूरी ठंडी सतह पर बिखेर दिया था। तो इसी तरह वो क्या कर रहे हैं कि मेरे थॉट्स को, मेरे विचारों को इन कविताओं के थ्रू ले जाओ और इस संसार में क्या कर दो, बिखेर दो। ही होप्स हिज पोएट्री विल वेक पीपल अप एंड ब्रिंग न्यू लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरी ये कविता है, उनको ये आशा है कि जो मेरी कविताएं हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, ये क्या करेंगे, वो लोगों को जगाएंगे और उनके अंदर एक नए जीवन को स्टार्ट करेंगे। द पोएट आस्क्ड द विंड टू बी इनसाइड विथ हिम एंड गाइड हिम। और जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं विंड को, कि तुम मेरे अंदर रहो और मुझे क्या दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे गाइड करो। इन द एंड ही गिव्स होप, इफ द विंटर कम्स स्प्रिंग बेटर टाइम्स इज नॉट फॉर बिहाइंड। और लास्ट में वो यही कहते हैं कि अगर ठंड आ गई है तो ठंड के बाद स्प्रिंग भी आएगी। मतलब ये जो कठिन दिन है, ये कठिन वक्त आया है, तो इसके बाद अच्छा समय भी आएगा, वो भी दूर नहीं है। ये है हमारे कैंटो फिफ्थ में जो हम पढ़ने वाले हैं। और इसकी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है, मेक मी ताई लायर even as the forest is, what if my leaves are falling like its own, the tumult of thy mighty harmonies. The poet says, O wind, make me your musical instrument. तुम मुझे क्या बनाओ, अपना एक संगीतमय यंत्र बना लो। लाइक अ फॉरेस्ट, जैसा क्या है, जैसे तुम्हारा फॉरेस्ट, जब तुम आती हो तो कितना तक शोर मचता है ना। माई ओन लीव्स, मतलब मेरे खुद के थॉट्स और मेरे खुद के वर्ड्स जो हैं, आर ऑल्सो फॉलिंग लाइक द फॉरेस्ट लीव, जो कि क्या हो रहे हैं, जो जंगल की पत्तियों की तरह गिर रहे हैं। प्ले योर ग्रेट म्यूजिक थ्रू मी। और जैसे तुम, हवा जब आती है तो जंगल से कितनी तेज आवाज़ें आने लगती है ना, वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो मेरे जब वो आती है और पतझड़ का मौसम है तो पत्तों की गिरने की आवाज़ आती है ना, तो वैसी ही सारी चीज़ें हैं कि जो मेरे वर्ड्स हैं, जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरे विचार हैं, वो भी कैसे हैं, इसी तरह से जैसे जंगल में पत्तियां गिरती हैं उस तरीके से गिर रहे हैं, है ना। और वो कह रहे हैं कि तुम अपना संगीत इन मेरे विचारों से, इन मेरे वर्ड से बजा सको या बजाओ। विल टेक फ्रॉम अ बोथ अ डीप ऑटोमिनल टोन, स्वीट थ्रो इन सैडनेस, बी थाउ स्प्रेड फिरेस, माई स्प्रेड वी ताउ मी इम्पेटियस वन। He says the sound will be deep and sad. वो क्या कह रहे हैं कि जो साउंड है वो बहुत ही क्या है, गहरा है और सैड है, निराशापूर्ण है ना, निराशा से भरा हुआ है। लाइक ऑटम बट स्टिल स्वीट। वो क्या कह रहे हैं, जैसे पतझड़ में चीज़ें
ठीक नहीं रहती, नेचर ठीक नहीं रहता, वैसे ही जो मेरे जो विचार हैं, जो मेरी फीलिंग है, जो मेरा साउंड है, वो क्या है, निराशा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें एक स्वीटनेस है। ओ वाइल्ड विंड बिकम माई स्पिरिट, तुम मेरी क्या बन जाओ, तुम मेरी आत्मा बन जाओ। बी इनसाइड मी, बी मी, तुम मेरे साथ रहो, मेरे अंदर रहो। विंड से क्या करें, तुम मेरे विचार बनकर मेरे अंदर रहो, मेरे अंदर समा जाओ। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विथर लीव्स ऑफ क्विकन अ न्यू बर्थ एंड बाय द इनकेंटनेशन of this verse he asked carry my death useless thoughts across the world like a dry leaves। वो क्या कर रहे हैं कि जो मेरे carry my dead useless thought, जो मेरे dead, जो मेरे मुरझाए, जो मेरे अंदर के जो डाउन जो थॉट्स हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, उनको क्या करो, ड्राई लीव्स की तरह पूरे संसार में क्या कर दो, बिखेर दो। लेट देम ब्रिंग न्यू लाइफ, जो कि क्या करेंगे, लोगों के अंदर नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। लेट माई पोएट्री वर्क्स लाइक अ मैजिक स्पेल, और वो क्या करेंगे, जो मेरी कविताएं हैं वो ऐसी लगेंगी जैसे क्या है, जैसे कोई जादू सा हो गया है। स्कैटर एस फॉर्म एन unextinguished heart ashes and sparks my worked among the mankind be through my lips to be awakened earth spread my words among the people like sparks from a fire। और ऐसे कर दो जैसे आग की चिंगारियां फैलती हैं, है ना, जो मेरे शब्द हैं उनको इस तरीके से फैला दो जैसे तुम आग से उसकी चिंगारियों को फैला देती हो। थ्रो माई लिप्स स्पीक टू द स्लीपिंग वर्ल्ड, जो ये संसार सो रहा है उसको मेरी कविताएं क्या कर सकें, जगा सकें, उसको जो मेरे थॉट्स हैं उन लोगों को जगा सकें, उनको नए विचार जिनके अंदर उत्पन्न हो सकें, और वो क्या कर सकें, वो अपनी जिंदगी में अच्छी शुरुआत कर सकें। द ट्रम्पेट ऑफ द prophecy, O wind, if the winter comes, can spring be far behind? Let my voice be like a trumpet announcing the future। और वो क्या कह रहे हैं कि मेरी आवाज को ऐसे करो जैसे क्या हो, एक ट्रम्पेट बज रहा हो, है ना, एक ट्रम्पेट बज रहा हो। ओ विंड इफ विंटर इज हियर, अगर विंटर आ गया है तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है, स्प्रिंग भी दूर नहीं है। कैंटो फिफ्थ का फुल आइडिया है, द पोएट वॉन्ट्स द विंड टू यूज हिम लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पोएट आशा करते हैं विंड से कि वो भी उसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करेगी। ही वॉन्ट्स हिज थॉट एंड वर्ड्स टू स्प्रेड एवरीवेयर लाइक द लीव्स एंड स्पार्क। वो चाहते हैं कि जो उनके विचार हैं, जो उनके शब्द हैं, वो कैसे फैल जाए, वो एक सूखी हुई पत्तियों की तरह और जैसे आग की चिंगारी फैलती है इस तरीके से फैल जाए। हिज पोएट्री शुड वेक पीपल, जो उनकी कविता है वो लोगों को जगा सके, एंड गिव देम होप, और उनके अंदर एक आशा भर सके, जो हारे हुए, जो थके हुए लोग हैं उनके अंदर आशा भर सके। ही एंड्स विथ अ फेमस लाइन, और वो इस पोयम को एक बहुत ही फेमस लाइन के साथ एंड करते हैं, इफ द विंटर कम्स स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड। अगर ये ठंड आई है, अगर ये कठिन समय आया है, देन स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड, लेकिन जो वसंत ऋतु है वो भी बहुत दूर नहीं है। मीनिंग आफ्टर डार्क टाइम्स, जो बुरा वक्त है, बेटर डेज विल श्योरली कम, जो अच्छे दिन है वो भी अवश्य ही आएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर पोयम। इफ यू लाइक दिस पोयम एंड इफ यू गेट द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो भी चीज़ें हैं आप इसमें अगर कोई गलती है, कोई त्रुटि है तो उसको बताइए, या जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो बताइए। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।